सभी को नमस्कार। हमारे देश में अत्यंत प्राचीन काल से एक तंत्रीय शासन प्रणालियों के साथ-साथ गणतंत्रात्मक राज्य और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले जनपद भी रहे हैं। गणतंत्रों के उल्लेख पाली साहित्य में आते हैं, बौद्ध साहित्य में आते हैं, जातक कथाओं में आते हैं। जो हमारा विदित इतिहास है, विशेष रूप से मौर्य काल का, उसमें भी हम गणतंत्रों की उपस्थिति भारत में देखते हैं। सिकंदर, अलेक्जेंडर जब आक्रमण करता है तो अनेक गणतंत्र वहाँ पर उस समय हैं, भारत के सीमा प्रांत पर। यह उल्लेख हमको इतिहास में मिलता ही है। पर मौर्य काल के पहले भी बहुत पहले से गणतंत्र राज्य हमारे देश में रहे हैं और उसका साक्ष्य महाभारत देता है। महाभारत में अनेक गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है, गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीन उल्लेख तो मुझे लगता है कि जो सावित्री उपाख्यान है, सावित्री की कथा है, उसमें आता है। महाभारत के संबंध में तो हम मान लेते हैं कि उसमें अनेक अंश बाद में जोड़े गए, मौर्य काल में भी उसमें अनेक अंश जोड़े गए। पर महाभारत में जो आख्यान है, ये तो महाभारत के समय के पहले से भी गाए जाते रहे हैं और वे प्राचीन आख्यान हैं, वैदिक काल से गाए जाते रहे हैं। उनको महाभारत में जोड़ा गया है, पर उनका जो स्वरूप है, वह प्राचीन है। तो सावित्री की कथा में, सावित्री उपाख्यान में यह कहा गया कि सावित्री के 100 पुत्र हुए, जो यम से उसने वरदान मांगा था, तदनुसार, और उन्होंने गणराज्य स्थापित किए हैं। सावित्री पुत्रों के नाम दिए गए हैं और फिर इनको सावित्री पुत्रक कहा गया है, जो गणराज्य उनके हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि पुत्रक शब्द ही एक गणतांत्रिक समाज का वाचक होता है, कबीले का वाचक होता है। पुत्रक शब्द जो यहाँ है, व्याकरण में जो अल्पार्थ कन हम लगाते हैं, उसके स्थान पर यहाँ वासुदेव शरण अग्रवाल की व्याख्या के अनुसार एक कबीला पुत्रक शब्द के द्वारा जानना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। तो यह जो सावित्री के पुत्रों ने राज्य स्थापित किए, उनको सावित्री पुत्रकम कहा गया है और वे गणराज्य हैं। और यह प्रमाण प्रतिपन्न उनकी बात है, क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल ने तो अष्टाध्यायी का भी बड़ा अच्छा अध्ययन किया है। पूरे महाभारत का पूरे महाभारत का अध्ययन तो उन्होंने किया ही है। तो भारत सावित्री उनका पठनीय ग्रंथ है महाभारत पर, और पाणिनि कालीन भारतवर्ष उनका पठनीय ग्रंथ है। तो वे कहते हैं कि कर्ण पर्व में और अष्टाध्यायी में सावित्री पुत्रकम गणराज्यों का उल्लेख हुआ है। तो यह गणतंत्र का उल्लेख जो कि बहुत पहले से चले आ रहे होंगे, मौर्य काल से बहुत पहले से, उनकी परंपरा का बोध हमको महाभारत से होता है। दूसरे जो गणतंत्र हैं, वो वृष्णि और अंधकों के गणतंत्र हैं। ये भी बहुत पुराने हैं, क्योंकि ये तो वृष्णि बाद में नष्ट हो गए और महाभारत के समय जो गणराज्य नष्ट हुए, उस युद्ध में गणराज्य जो सम्मिलित थे, वे भी सब समाप्त हो गए। बाद में जो बने, वे मौर्य काल में फिर से बने होंगे। पर वृष्णि अंधक गणतंत्र जो महाभारत में थे और युद्ध में भी सम्मिलित हुए, वे तो द्वारका में उनकी उपस्थिति थी। और कृष्ण जब जरासंध के आक्रमण के कारण मथुरा छोड़ कर के चले जाते हैं, यादवों पर जो दुर्दांत आक्रमण किया जरासंध ने, उसके कारण भागना पड़ा। कृष्ण वहाँ से चले गए। वहाँ पर उन्होंने जो गणतंत्र स्थापित किया, तो द्वारका में वह गणतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि कृष्ण राजा नहीं है। बलराम बड़े भाई हैं, पर राजा तो वे भी नहीं हैं। जो कुछ इनकी शासन व्यवस्था चलती है, वह सदैव एक संसद बैठती है, सब लोग विचार करते हैं, तब निर्णय लिया जाता है। यह परंपरा बाद तक चली आई है, क्योंकि माघ शिशुपाल वध में बताते हैं कि
पहले शिशुपाल से युद्ध करने जाएं या युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होने जाएं, यह प्रश्न जब उपस्थित होता है तो कृष्ण विचार करते हैं बुला करके बलराम, सात्विकी आदि को, और सब अपनी अपनी राय देते हैं। तब वे अपना मत कायम करते हैं। तो राजादेश से कोई कार्य नहीं हो रहा है, गणतांत्रिक व्यवस्था में परस्पर बैठक करके और उसके द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं। यही भारवी भी बताते हैं और यही माघ बताते हैं। तो द्वारका के निकट रेवतक पर्वत पर एकत्र होकर के, रेवतक पर्वत के निकट एकत्र होकर के वृष्णि और अंधक समाज के लोग जो हैं गिरिमह नामक उत्सव मनाते हैं। इसका वर्णन आदि पर्व में आ जाता है। तो जो गिरिमह की परंपरा का आरंभ कृष्ण ने अपने बचपन में कर दिया था वृंदावन में रहते हुए, उसकी परंपरा ये लोग लेकर के गए और वह उत्सव उनका जो कबीला है वो मनाता है, और इनकी जो व्यवस्था है वो गणतांत्रिक व्यवस्था है। और यह पूरी गणतांत्रिक व्यवस्था का आभास हमको होता है जब आगे चल कर के अर्जुन रेवतक गिरी की प्रदक्षिणा करके जब सुभद्रा लौट रही है, तो कृष्ण के परामर्श के अनुसार उसका अपहरण करके ले जाता है। और सुभद्रा के जो रक्षक हैं सैनिक उसके साथ, वे दौड़ पड़ते हैं और सुधर्मा जो उन सैनिकों में हैं, वे सभा में जाकर के सभापाल को सूचित करते हैं कि सभा बुलाई जाए, संकट की घड़ी आ गई। तो महाभारत में बताया गया कि जैसे ही सुधर्मा ने सभा में जाकर के सभापाल, सभा तो भवन है, उस सभा या भवन में, सभा भवन में सभाएं बुलाई जाती थी, तो उन्होंने सभापाल को सूचित किया जो उसकी निगरानी करता था सभा भवन की, कि तुरंत सभा की व्यवस्था करो। तो सभापाल ने संकट की स्थिति में बजाई जाने वाली सान्नाहिकी भेरी बजाई। भेरी एक प्रकार का नगाड़ा है जो बहुत तेज आवाज करता है। तो यह सान्नाहिकी भेरी या नगाड़ा जोर से बजाया गया। यह संकेत था कि सभा भवन में सबको पहुंचना है। तो वृष्ण्यंधकों का सभा का अधिवेशन वहां फिर होने लगता है, और यादव बहुत उत्तेजित हैं। सभी लोग चिल्लाते हैं कि इसका प्रतिशोध हम लेंगे। एक मत यही होने लगता है कि इसका प्रतिशोध लिया जाए। बलराम सबको शांत करते हुए कहते हैं कि कृष्ण का मत जाने बिना युद्ध के लिए गर्जन तर्जन तुम लोग मत करो, पहले उनको सुनो वो क्या कह रहे हैं। अब इसमें जो एक तरह से संसद की कार्रवाई जो चलती है, तो उसमें बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं कि तुरंत प्रतिशोध लिया जाए और सेना भेजी जाए, यह वे निर्णय देना चाहते हैं। बलराम एक तरह से वो उस संसद के अध्यक्ष हैं। वे सबको शांत करके कहते हैं कि कृष्ण को पहले सुना जाए। जैसा ही वे कहते हैं कि कृष्ण को सुना जाए, तो वृषणेंधक जो वीर हैं बहुत उत्तेजित हैं। वे कृष्ण पर अभियोग लगाने लगते हैं कि इनकी क्या सुनना, इन्हीं का सब किया कराया है सारा बखेड़ा। इन्होंने अर्जुन को बुला करके इन्होंने उसको अपने अतिथि के रूप में रखा, और दुर्बुद्धि और कुल कलंक है, ऐसी शब्दावली है। फिर भी बलराम के समझाने पर कृष्ण की बात सुनी जाती है। कृष्ण सबको समझाने लगते हैं। अब जो समझाते हैं, कृष्ण की समझाने की जो कला है, उसमें फिर सबको कुछ मानना पड़ता है, और बात अंत में जाकर के सुलझ जाती है। और माना जाता है कि ठीक है, अर्जुन को विवाह कर लेने दिया जाए। ये पूरी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर है। और इस तरह के जो गणराज्य हैं, या वृष्णि और अंधकों का राज्य गणराज्य है, पर ये गणराज्य जो सिकंदर ने देखे हिमालय के पर्यंत प्रदेशों में, ये अपने प्राचीन स्वरूप में महाभारत में बने हुए हैं। तो अर्जुन की दिग्विजय यात्रा का जो वर्णन किया गया है, ये सभा पर्व में राजसूय यज्ञ करते हैं युधिष्ठिर, और उसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये भारत की सब दिशाओं में जाते हैं, दिग्विजय करते हैं। तो अर्जुन की दिग्विजय यात्रा के वर्णन में कुनिंद गणराज्य का वर्णन है। कुनिंद गणराज्य में वो पहुंचता है। वासुदेव शरण अग्रवाल बताते हैं कि कुनिंद गणराज्य महाभारत के काल में तो था ही, अर्जुन ने दिग्विजय प्राप्त वहां की, वो बना रहने दिया। उन लोगों ने स्वीकार कर लिया तो युद्ध नहीं होता है, और राजसूय यज्ञ में आप लोग उपस्थित हो, वही है, निमंत्रण हो गया, और एक तरह से उन्होंने
जो सार्वभौम सत्ता है युधिष्ठिर की उसको स्वीकार कर लिया। राजसूय यज्ञ का यह श्लोक यही एक ध्येय भी है। तो गणराज्य तो बना हुआ है, गणराज्य बना रहा। कुनिंद गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल बताते हैं। यह देहरादून से जगाधरी तक फैला हुआ था, यह भी वही बताते हैं, यह उनका विषय है। और पुरातत्व के आधार पर वे कहते हैं कि यह गणराज्य किस प्रकार से बाद तक फलता फूलता रहा। और यहीं पर एक कालकूट प्रदेश था, हिमालय की तराई यहाँ पर थी, यहाँ कालकूट प्रदेश था जिसमें काले अंजन की खान थी, ऐसा भी वे बताते हैं। अब इनकी जो गणतांत्रिक व्यवस्था और जो पद्धतियां थी राज्य की प्रशासन की, उसका भी आभास महाभारत से होता है। जो गणराज्यों का वर्णन महाभारत में आता है, इनमें जन समितियां बनती थीं, अलग अलग तरह की कमेटीज जैसे आजकल बनती हैं उस तरह से जन समितियां इनमें हुआ करती हैं। और जो जन समिति बनती थी उसमें से पूरे गांव में जितने भी कुल या परिवार हैं, उनका एक एक मुखिया हर परिवार का उस समिति में रहेगा। तो वो समिति की बैठक में वो सम्मिलित होगा, यह परंपरा थी। तो यह जो एक परिवार का मुखिया सम्मिलित होता था उसके लिए नाम है, कुलवृद्ध भी नाम मिलता है, स्थविर भी नाम मिलता है और गोत्र भी नाम उसको मिलता है। यह महाभारत के उल्लेखों के आधार पर स्पष्ट होता है। और तो कुल एक इकाई बन जाता है, सबसे छोटी यूनिट जो परिवार है वह हो जाता है। हर परिवार का एक प्रतिनिधि फिर सम्मिलित होता है तो जन समिति बनती है। तो यह जन समिति जो है वह सारी गणतांत्रिक व्यवस्था का आधार फिर बनती है। और उद्योग पर्व में आता है 36वें अध्याय में महाभारत में, ननः स समितिम गच्छेत यश्च नो निर्वपेत कृषिम। जो हमारी खेती नहीं करता है वह हमारी समिति में नहीं जाएगा, मतलब उसका सदस्य नहीं होगा, उसको उसकी सदस्यता का अधिकार नहीं होगा। समिति में जाकर के उसकी बैठकों में वह नहीं उपस्थित होगा जो हमारी खेती नहीं कर रहा है। तो जितने कुल हैं उन सबको एक सामूहिक खेती में सम्मिलित होना पड़ेगा, सबकी खेती है समूह समूह की। और वह हर कुल से उसमें वितरण होता है और हर कुल के प्रतिनिधि फिर जन समिति में सदस्य होते हैं। ऐसी व्यवस्था का इससे परिज्ञान हमको होता है। तो यह कुल मिलाकर के अनेक स्थानों पर महाभारत में गणतंत्रों का उल्लेख आता है। और उससे विशेष रूप से जो दिग्विजय के प्रसंग हैं उनमें गणतंत्रों का, गणराज्यों का उल्लेख आता है, संकेत मात्र मैंने किया है। पर जो दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वह, यद्यपि हम ये मानते हैं कि एक तंत्रात्मक प्रणाली है और एक राजा सार्वभौम सत्ता उसकी है और सारे देवता उसमें निवास करते हैं, यह सब है। पर जो मूल तत्व इस पूरी प्रणाली का है वह लोकतांत्रिक भावना है। उस भावना का उल्लंघन यद्यपि होता रहा, हुआ है, पर एक लोकतांत्रिक भावना बनी हुई थी। उसके कारण यह जो एक तंत्रात्मक प्रणालियां थीं, इनमें भी सुशासन बना रहा और इनमें प्रजाहित के लिए सब कुछ होता रहा। क्योंकि प्रजा शब्द संतान के अर्थ में भी आता है और पब्लिक के अर्थ में भी आता है, सब्जेक्ट के अर्थ में भी आता है। सब्जेक्ट्स जो प्रजाजन है वो केवल गवर्न करने के लिए नहीं है, राज उनके ऊपर किया जा रहा है इसके लिए नहीं है, वे संतान भी हैं, यह भावना है। तो यह भावना होने के कारण जो प्रजाजनों की आवाज है वह सुनी जाती है और उनके लिए हम काम कर रहे हैं, यह भावना बनी रहती है, लोकतांत्रिक भावना है। महाभारत में इसके संकेत बहुत मिलते हैं, रामायण में तो सीधे-सीधे हैं ही। इसलिए मैं यह उदाहरण भी देता हूँ कि रामायण और महाभारत इन दोनों महाकाव्यों में जो संसार के सबसे पहले असहयोग आंदोलन है उनके उदाहरण मिलते हैं। कि राम वनवास पर जब चलते हैं तो अयोध्या की प्रजा सड़कों पर सारी की सारी उतर आती है और वे अयोध्या छोड़ करके चल देते हैं कि जो अब शासन आएगा उसके साथ हम सहयोग नहीं करेंगे, केकई हमारे घरों पर कब्जा कर ले, इनको सेंध के रखे रहे, ऐसा ही वे कहते हैं। अस्मत्यक्तानि वैश्वानि केकई प्रतिपद्यताम, इनको अपने पास रखे रहे केकई, तोड़ करके चल दिए हम ये घर, ऐसा वे कहते हैं। राम ही उनको समझाते हैं। युधिष्ठिर जब उनको वनवास होता है
दूसरी बार द्यूत में पराजित होने पर और वे हस्तिनापुर छोड़ कर के जा रहे हैं, तब भी प्रजाजन निकल आते हैं सड़कों पर और उनके साथ चलने लगते हैं। युधिष्ठिर उनको समझाते हैं। युधिष्ठिर के प्रति इतनी परवाह प्रजाजनों को है कि वे सब कहते हैं कि हम इनके साथ ही रहेंगे, चाहे जहाँ भी ये जाएँ। जंगल में रहेंगे तो हम इन्हीं के साथ रह लेंगे। युधिष्ठिर को चिंता हो जाती है कि भई कैसे इन लोगों का मैं पालन-पोषण करूँगा? ये लोग मुझी को राजा अभी भी मानते हैं। तो उनको समझा-बुझा कर के लौटाते हैं। दोनों ही प्रसंगों में यह होता है, लेकिन दोनों ही प्रसंगों में प्रजा का कितना दबाव राजा पर हो सकता है, इसका हम उदाहरण देखते हैं। और यह आदि पर्व में ही यह बात सामने आ जाती है कि पांडु के पुत्र जैसे ही आ गए हस्तिनापुर में और उन सुंदर पांडु के पुत्रों को देख-देख कर पूर्ववासी जन चौराहों पर जब सभाएँ करते हैं, तो मिलकर के यही चर्चा करते हैं कि धृतराष्ट्र को अब धृतराष्ट्र चूँकि नेत्रहीन है, तो उनको राज्य अब क्यों करने दिया जा रहा है? पहले भी उनको राज्य नहीं दिया गया था। पांडु को राजा बनाया गया था। पांडु की संतानें आ गई हैं, तो वे अब कैसे राजा हो सकते हैं? तो दुर्योधन बहुत चिंतित हो जाता है। उसको आभास है कि प्रजा में ऐसे स्वर उठ रहे हैं। ये प्रश्न उठ रहा है कि क्यों धृतराष्ट्र राजा हैं? तो ये प्रसंग इसमें आता है कि वह धृतराष्ट्र के पास जाकर के कहता है कि प्रजाजनों में तरह-तरह की बातें चल रही हैं और वे आपको हटा करके पांडुपुत्रों को राजा बनाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र भी बहुत आशंकित हो जाते हैं यह सुन करके। वे कहते हैं कि पांडु ने बहुत धर्मपूर्वक राज्य किया, मंत्रियों को और सेना को अपने अनुकूल रखा, बहुत अच्छा राजा था। उसके पुत्र भी ऐसे ही गुणवान हैं। प्रजा उन्हें चाहती है तो हम कैसे अवज्ञा करें? धृतराष्ट्र दोनों ही तरफ बोलते हैं, ढुलमुल बहुत हैं। दुर्योधन जब बताता है कि ऐसा हो रहा है प्रजा में, तो कहते हैं कि भाई ठीक है, पांडु भी बहुत अच्छा था, राज्य भी उसने अच्छी तरह चलाया। अब वो रहा नहीं है, उसके पुत्र आ गए हैं, प्रजा उनको चाहती है तो उनकी अवज्ञा हम कैसे कर सकते हैं? अब दुर्योधन के प्रति मोह भी है, फिर भी कहता है कि यदि हम अवज्ञा करते हैं, तो युधिष्ठिर के जितने समर्थक हैं, पुरवासी जन, वे कहीं भीड़ न चली आए और हम लोगों का समापन वे न कर दें, हम लोगों को नेस्तनाबूद न कर दें। तब दुर्योधन समझाने लगता है, दुर्योधन जो बहुत चालाक है, सब अपनी बातें बताता है कि ठीक है, ये सब हो रहा है, प्रजा में ऐसी कुछ सुगबुगाहट है, लेकिन हम भी चुप नहीं बैठे हैं और हम क्या करते हैं कि जो प्रजाओं के मुखिया हैं, उनको हम धन-धान्य से संतुष्ट करते हैं। अब ये जो भेद नीति है, जो लोकतांत्रिक भावना के लिए कैसी यह सत्यानाशी होती है कि प्रजा में यदि कुछ विरोध के स्वर हैं, तो उनके जो कुछ मुखिया हैं, उनको फोड़ लीजिए और उनको दे दिला दीजिए कि तुमको ये अमुक पद हम दे रहे हैं। वो चुप बैठ जाता है, प्रजाओं को भी वो फिर चुप कराता रहता है। तो ये दुर्योधन इस नीति का तो प्रजातांत्रिक भावना का हनन कैसे होता है, यह भी महाभारत बताता है। प्रजातांत्रिक भावना तो बनी हुई है। धृतराष्ट्र जब आशंका प्रकट करता है कि प्रजाएं समूह में चल कर के आ सकती हैं, प्रजातंत्र का दबाव है, लोकतंत्र है वहाँ, लोकतंत्र की भावना है, ऐसा हम देखते हैं। तो यह एक तंत्रात्मक शासन प्रणालियों में भी हम देखते हैं कि महाभारत में एक लोकतंत्र में संस्कार रूप में लोकतांत्रिक भावना में आस्था बनी हुई है और दूसरी ओर गणराज्य हैं जिनमें कि जन समितियों के द्वारा शासन होता है, वो व्यवस्था बनी हुई है। इस प्रकार से महाभारत प्राचीन गणराज्यों का और जो एक तंत्रात्मक व्यवस्थाएं हैं, उनमें भी लोकतांत्रिक भावना के बने रहने का संकेत हमें साक्ष्य हमें देता है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।